हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई सर्वाइवल हॉरर मूवी डेंजरस एनिमल्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं शॉन बर्न, जिन्हें हम जानते हैं द लव्ड वंस के लिए, जो आई थी 2009 में। मेन बात यह है कि शॉन ने अभी तक सिर्फ 3 ही मूवीज बनाई हैं और तीनों हॉरर। सेकंड मूवी थी द डेविल्स कैंडी, जो आई थी 2015 में, यानी 10 साल बाद शॉन ने वापसी की है इस फिल्म के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम दो टूरिस्ट ग्रेग और हैदर को देखते हैं, जो अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया में घूमने आए हैं। पर ये ज्यादा देर तक सोते रह गए, इसलिए ग्रुप इन्हें छोड़कर आगे निकल गया। तो इसका फायदा उठाकर ये दोनों आ गए हैं टकर्स एक्सपीरियंस पे शार्क केज वाला एक्सपीरियंस लेने। टकर का पड़ोसी डेव उन्हें कहता है कि टकर अभी हॉलीडेज पर है, इसलिए वो तुम्हें लेके नहीं जाएगा। पर तभी टकर खुद वहां पे आ गया और वो उन दोनों को ले जाने के लिए राजी था। दोनों को बोट में चढ़ाकर वो समंदर में निकल गया। वो उन दोनों को बताता है कि बचपन में उसने शार्क अटैक सरवाइव किया था, जिसके स्कार्स आज तक उसके शरीर पर हैं, और उसी दिन से शार्क्स के साथ उसे अजीब सा ऑब्सेशन हो गया। हैदर कहती है कि ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी टफ होगी वो मैं समझ सकती हूँ। शार्क अटैक से बचे थे, फिर भी शार्क्स के बीच में ही काम करना पड़ता है। बहुत डरावना एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। मैं होती तो दोबारा कभी पानी के पास ही न जाती। पर टक्कर उसे कहता है कि वो शार्क की गलती नहीं थी। फिर आगे वो पानी में खून वगैरह डाल देता है, जिससे वहां पे शार्क्स आ जाती हैं। इसके बाद उन दोनों को केज में डाल के शार्क्स के बीच में छोड़ देता है। बस यही था शार्क केज एक्सपीरियंस, जिसमें उन दोनों को बहुत मजा आया शार्क्स को इतने करीब से देखकर और ये जानकर कि शार्क्स एग्रेसिव नहीं होती। हंसते खेलते दोनों वापस बोट पे चढ़े और टकर को थैंक्स बोल ही रहे थे कि तभी टकर ने ग्रेग के गले में चाकू मारकर उसे वापस पानी में फेंक दिया। हैदर चिल्लाती रह गई, लेकिन समंदर में उसकी चीख कौन सुनने वाला था। ये थी इस मूवी की ओपनिंग। इसके बाद हम अमेरिकन लड़की ज़ेफर को देखते हैं, जो सर्फिंग करने के बाद एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकती है और वहां पे उसकी मुलाकात होती है मोजिस नाम के रियल एस्टेट एजेंट से, जिसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसे हेल्प चाहिए थी। ज़ेफर के पास बड़ी सी कैंपर वैन है जिसमें वो रहती है। फिर भी वो मोसिस की हेल्प करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो लोगों से दूर रहना पसंद करती है। पर जब मोसिस उसके पीछे ही पड़ गया तब उसे हेल्प करनी पड़ी। इसी हेल्प के बीच उन दोनों ने इतनी बातें कर ली कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे, क्योंकि दोनों को ही सर्फिंग में इंटरेस्ट था। जिसके चलते रात में ज़ेफर की वैन लग गई मोसिस के घर के बाहर और वैन के अंदर उनका पूरा कार्यक्रम हो गया, जिस बीच मोसिस ने एक फिन की वैन से बाहर फेंक दी। वो सर्फिंग बोर्ड में फिन लगाने के काम आती है। अब मोसिस तो इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो चुका था। उसका कहना था कि हम दोनों किसी रीजन से मिले हैं और हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन ज़ेफर एक जगह रुक के नहीं रहती। वो मोसिस के घर के अंदर तक नहीं गई। मोसिस खुद उसके लिए कुछ खाना बनाने गया, पर जब तक वो लौटा ज़ेफर वैन लेकर जा चुकी थी, जिससे मोसिस का दिल टूट गया। एक परदेसन उसका दिल ले गई और जाते जाते सबको पता ही है। ज़ेफर सीधा बीच पे पहुंची सर्फिंग करने। अब उसे अपने सर्फ बोर्ड में फिन लगाना था, लेकिन फिन की उसके पास थी नहीं, क्योंकि वो तो मोसिस ने बाहर फेंक दी थी। तो पास ही में एक ट्रक खड़ा था। ज़ेफर उस ट्रक में से फिन के ढूंढने लगी और वो ट्रक था टकर का, जो अचानक पीछे से आ गया। फिन की तो उसने दे दी, लेकिन बातों बातों में वो ज़ेफर से जरूरी जानकारी भी निकलवाना चाह रहा था, जैसे क्या वो अकेली है या किसी के साथ है, क्योंकि उसी हिसाब से वो अगली चाल चलेगा। जैसे उसने ग्रेग और हैदर से उगलवाया था कि उनका ग्रुप उन्हें छोड़ के चला गया। ज़ेफर ने उसे कोई भाव नहीं दिया, इसलिए ट्रक लेकर वो चलता बना। तभी ज़ेफर के पास मैसेज आया मोसिस का। वो भी ज़ेफर को ज्वाइन करना चाह रहा था और ज़ेफर भी उसे बुलाना चाह रही थी, लेकिन अपने दिल की बात उसने दबा दी, जिसके बाद पछताना पड़ता है। और ज़ेफर पछतावे के लिए तैयार भी थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि तभी टक्कर पीछे से आया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। बहुत लंबी ड्राइव करके वो अपनी बोट तक पहुंचा, फिर ज़ेफर को बोट में डालकर निकल गया समंदर में। सुबह तक मोसिस भी बीच पर पहुंच चुका था, लेकिन ज़ेफर उसे कहीं भी नहीं दिखी। फोन कर रहा था तो फोन भी वैन के अंदर बज रहा था। टकर ने चालाकी दिखाते हुए ज़ेफर का सर्फिंग बोर्ड वैन में से निकाल के फेंक दिया, लेकिन फोन छोड़ दिया, ताकि ऐसा लगे कि ज़ेफर सर्फिंग करने गई थी और पानी में ही डूब गई होगी। उधर ज़ेफर की आंख खुली बोट के नीचे वाले रूम में, जहां पर उसे एक बेड से बांधा हुआ था और साथ वाले बेड पर बंधी हुई थी हैदर। सिचुएशन समझ आते ही ज़ेफर गला फाड़ के चिल्लाने लगी, लेकिन समंदर के बीच उसे कोई नहीं सुन सकता। ये बात हैदर ने भी उसे समझा दी। तब ज़ेफर हथकड़ी खोलने का कोई सामान ढूंढने लगी, जैसे कि हेयर पिन, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके आसपास नहीं था। इसी बीच ज़ेफर की नजर दीवार पे पड़ी, जिसपे एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। वो नाम देखकर ज़ेफर कुछ देर के लिए सुन्न हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि यहाँ पे पहले भी किसी लड़की को कैद किया गया था, जिसने उम्मीद हार कर दीवार पे अपना नाम लिखा होगा।
जब उसे यकीन हो गया होगा कि वो नहीं बचने वाली। जेफर तो फ्री होने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन हैदर कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि वो सब कुछ करके देख चुकी है। इस बीच टकर आराम से ऊपर बैठा हुआ फिशिंग कर रहा था। जेफर ने हैदर से पूछा, क्या कोई तुम्हें ढूंढ रहा होगा? हैदर ने बताया कि मेरे साथ एक लड़का था इसी बोट पे, उसके साथ क्या हुआ वो तुम जानना नहीं चाहोगी। पर जेफर उसकी बातों से ही समझ चुकी थी कि क्या हुआ होगा। फिर हैदर पूछती है, क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा? और जेफर सोचती है कि आ तो सकता था पर अब तो नहीं आने वाला। लेकिन मोसेस अब भी उसी की सोच में खोया हुआ है। वो एक बार फिर बीच की तरफ जा रहा था, तभी वो देखता है कि जेफर की वैन को टो करके ले जाया जा रहा है। और ये मोसेस को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो वैन ही जेफर का घर है, उसके बिना वो कहाँ रह रही होगी। मोसेस सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा क्योंकि अब उसे जेफर की चिंता होने लगी थी और यहाँ से उसने जेफर को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा दिन जेफर हाथ पैर मारती रही लेकिन फ्री नहीं हो पाई। फिर रात में उसने ध्यान दिया कि हैदर ने जो बिकनी पहनी हुई है उसके अंदर वायर है। उस वायर को निकाल के वो जल्दी से हथकड़ी खोलने लगी कि तभी वहां पे टकर आ गया उन दोनों के लिए ब्रेड और पानी लेकर। वो रूम पूरा तपा हुआ था जिस वजह से उन दोनों के गले सूख रहे थे, तो हैदर ने तो जल्दी से पानी पी लिया, लेकिन जिस तरह से वो खुद को छुपा रही थी उससे टकर को शक होने लगा था। इससे पहले कि वो चादर हटाता, जेफर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ये बोलकर कि मेरा खाना मुझे दे दे। जेफर ने भी पानी पी लिया, जिसके बाद उसे थोड़ा डरा कर टकर वहां से चला गया और उसके जाते ही जेफर फिर से काम में लग गई। लेकिन अचानक उसके ऊपर बेहोशी छाने लगी क्योंकि टकर ने पानी में कुछ मिला रखा था। फ्री हो पाने से पहले जेफर पकड़ी गई। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को ऊपर डेक पर पाया, एक चेयर पे बंधे हुए, और हैदर को बांधा हुआ था एक हार्नेस पर। सामने ही टकर ने कैमरा सेट किया हुआ था सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, और इस सब कुछ को वो कह रहा था शो। पहले उसने हैदर के कुछ बाल काट कर अपने पास रख लिए और इस बीच वो अपनी फिलॉसफी भी झाड़ रहा था कि गॉड ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, पानी में, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और वहीं पे खत्म होगा। शार्क्स के बारे में वो कुछ फैक्ट्स भी थूक रहा था जिनके बारे में मैं भी बात करूंगा एंड में, क्योंकि बात करना जरूरी है। पानी में उसने खून वगैरह डाल दिया था जिससे शार्क्स भी आ चुकी थी। फिर उसने हैदर को पानी में छोड़ दिया। पानी में खून और हैदर की छटपटाहट की वजह से शार्क्स उसे चीर फाड़ के चली गई और हैदर की पूरी मौत टकर ने रिकॉर्ड कर ली। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद जेफर पूरी तरह दहशत से भर चुकी थी। अब कांपते हुए वो अपना और हैदर का नाम भी नीचे दीवार पे लिखने लगी। तभी उसने नोटिस किया कि दीवार पे सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि कई सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें दोबारा पेंट करके छुपा रखा है। यानी टकर एक साइको तो है ही, पर साथ ही वो एक सीरियल हत्यारा भी है जो कई सारी टूरिस्ट लड़कियों की जान ले चुका है। इसका सबूत है ऊपर रखी टेप्स का कलेक्शन, जिनके साथ उन लड़कियों के बाल भी हैं जिनकी वो टेप्स हैं। उनमें नई टेप जुड़ी है हैदर की और अगली टेप होने वाली है जेफर की। अगली सुबह हम हैदर का बचा कुचा हिस्सा पानी में तैरते हुए देख पाए। उधर मोसेस अब भी बीच पे भटक रहा था जेफर की तलाश में। तभी उसे जेफर का सर्फ बोर्ड मिल गया जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई। जेफर का सारा सामान यहीं पर है तो जेफर कहाँ पर है? रात होते ही टकर फिर से नीचे आया जेफर के लिए पानी और ब्रेड लेकर, लेकिन जेफर ने लात मारकर सारा सामान गिरा दिया और टकर के मुंह पे ये भी बोल दिया कि तू खुद को शार्क समझता है पर असल में तू बस एक कीड़ा है। टकर वहां से चला गया तो जेफर का ध्यान पड़ा वहां पे रखी बाल्टी के ऊपर। बाल्टी का हैंडल तोड़कर उसने एक नुकीला हथियार बना लिया क्योंकि उसे पता था कि टकर दोबारा आएगा। पानी तो जेफर ने पिया नहीं, इसलिए टकर एक इंजेक्शन लेकर आया उसे बेहोश करने के लिए। पर जैसे वो पास आया जेफर ने वो बाल्टी का नुकीला हैंडल उसके अंदर घुसा दिया और वो जा गिरा पीछे। फिर जल्दी से उसकी पैंट से चाबी लेकर जेफर फ्री होके भागी, पर टकर उसके पैर में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो गया। ऊपर जाकर जेफर ने रेडियो के थ्रू मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी सामने उसे दिखाई दी एक बोट। वो फिर से चिल्लाने लगी, लेकिन बोट में पार्टी चल रही थी तो उसके सुने जाने का कोई चांस ही नहीं था। इतने में टकर भी ऊपर आ गया तो जेफर ने उसका कैमरा उठा लिया। कैमरा को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा था, इसलिए जेफर ने कैमरा पानी में फेंक दिया। फिर खुद भी पानी में गिर गई इस उम्मीद में कि तैरकर सामने वाली बोट तक पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में ही वो बेहोश हो गई। तब टकर ने उसे बाहर निकाल कर फिर से बोट में बंद कर दिया। अब उसके पास कैमरा नहीं है इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और रिकॉर्ड नहीं कर सकता इसलिए अभी जेफर को मारेगा भी नहीं। उसके दिमाग को समझ के जेफर ने बहुत सही चाल चली। इसी वजह से टकर को समंदर से निकल के वापस किनारे पर जाना पड़ा नया कैमरा लेने। जेफर को बोट के अंदर बंद करके वो ट्रक लेकर निकल गया। इतने में जेफर की तलाश में पुलिस भी जुट गई थी, लेकिन मोसेस को फिर भी चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बीच की पार्किंग वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा, जिसमें उसे जेफर की वैन के बाद दिखाई दिया टकर का ट्रक। उस पे लगा टकर्स एक्सपीरियंस का लोगो देखकर मोसेस ने थोड़ा सर्च किया और उस जगह का एड्रेस निकालकर वो बोट तक पहुंच गया।
जैसी बोट पे चढ़ा उसे नीचे से जैफर के चिल्लाने की आवाज आ गई। बस फिर जल्दी से ब्रेक इन करके वो नीचे पहुंचा और उसे देखकर जैफर खुश भी थी, साथ में हैरान परेशान भी थी कि ये बिना किसी क्लू के मुझ तक कैसे पहुंच गया, वो भी तब जब मैं इसे बीच में ही छोड़ के आ गई थी। पर मोजिस ने उसे पहले भी बोला था कि हम किसी रीजन से मिले। जैफर उसे कहती है कि ऊपर से कुछ लेके आओ जिससे मैं फ्री हो सकूं और जल्दी से पुलिस के पास कॉल कर दो। कॉल करते हुए मोजिस जल्दी से ऊपर भागा, लेकिन ऊपर उसे दबोच लिया टकर ने। पुलिस के पास फोन भी लग चुका था, पर मोजिस कुछ बोल पाता उससे पहले टकर ने उसका फोन तोड़ दिया। टकर ने उसे बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था, फिर भी वो रुका नहीं। उसने ऑलमोस्ट टकर का दम घोटकर उसे मार ही दिया था कि तभी पीछे से डेव ने आकर उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि डेव को पता ही नहीं कि टकर असल में करता क्या है। जब उसने जैफर की आवाज सुनी तब उसे सारा मामला समझ आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टकर ने उसके सर में हुक घुसाकर उसे खत्म कर दिया। किनारे पर रुकना अब सेफ नहीं था, इसलिए बोट लेकर वो पहुंच गया एक सुनसान आइलैंड के पास और मोजिस को उसने बांध दिया जैफर के साथ वाले बेड पर। मोजिस अपने दिल की बात कर ही रहा था कि तभी वो आकर उन दोनों को ऊपर ले गया, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि एक टेप आज दिन में ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। पानी में उसने डेव की बॉडी के टुकड़े डाल दिए थे, जिससे शार्क्स आ गई। फिर उसने मोजिस को पानी में डाल दिया, लेकिन शार्क्स ने मोजिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि मोजिस जैफर की सलाह मानकर एकदम शांत रहा। अगर हलचल करता तो अटैक हो जाता। मोजिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए टकर ने उसे बाहर निकाल लिया दूसरा तरीका अपनाने के लिए। इस बार उसने मोजिस को कई बार स्टैब किया, उसके बाद पानी में डालने लगा, जिससे मोजिस के बचने की संभावना बहुत ही कम बची थी। पर तभी उसकी नजर पड़ गई एक लाइफ गार्ड हेलीकॉप्टर के ऊपर, जो कि जैफर की खोज में निकला हुआ था। उसी के डर से टकर ने उन दोनों को फिर से नीचे ले जाकर बंद कर दिया और मोजिस की जान बच गई कुछ देर के लिए। मोजिस की हालत इतनी खराब है कि ब्लीडिंग की वजह से वो वैसे ही मर जाएगा। उसकी हालत देखते हुए जैफर ने अपना हाथ हथकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। तब उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपना अंगूठा ही तोड़ दिया ताकि हाथ बाहर निकल सके, लेकिन इसके बावजूद भी हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। तब उसने और एक्सट्रीम स्टेप लिया, खुद अपने दांतों से चबाकर अपना अंगूठा हाथ से अलग कर दिया, तब जाकर वो फ्री हुई। फिर जैसे ही टकर उसे बेहोश करने आया, टकर को चकमा देकर वो रूम से बाहर निकल गई, टकर को अंदर बंद करके। लेकिन बाहर निकलने के लिए टकर के पास एक और रास्ता था। जैफर ने ऊपर जाकर बोट स्टार्ट कर दी थी, पर टकर ने रूम से निकलकर पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया। जैफर के पास बस यही एक मौका था, तो टकर को एक अच्छी खासी फाइट देकर वो पानी में कूद गई सामने वाले आइलैंड तक जाने के लिए, जहां पर एक शादी का रिसेप्शन चल रहा था। लेकिन उसके हाथ से बहता हुआ खून भी था और पानी के अंदर शार्क्स भी थी। ऊपर से टकर भी छोटी बोट लेकर उसके पीछे लग गया। पूरा जोर लगाकर वो आइलैंड तक पहुंच गई, लेकिन कुछ कर पाती उससे पहले टकर ने आकर उसे दबोच लिया और बेहोश करके वापस अपने साथ ले गया बोट पर। यहाँ पर टकर को रियलाइज हो चुका था कि बड़ा खतरा मोजिस नहीं बल्कि जैफर है, इसलिए इस बार चेयर पे उसने मोजिस को बिठाया और हार्नेस पे लटकाया जैफर को। इस बार तो टकर की भी आंखें फटी रह गई जब बोट के पास आ गई ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसके आते ही बाकी सारी शार्क्स वहां से निकल गई। ऐसा शो उसने आज से पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। हालांकि जिस शार्क ने बचपन में उसके ऊपर अटैक किया था वो भी ग्रेट व्हाइट ही थी, इसलिए वो मेस्मराइज हुआ पड़ा था। बिना टाइम वेस्ट किए उसने जैफर को पानी में डाल दिया, लेकिन जैफर अब भी बची हुई थी। तब टकर एक हार्पून लेकर शार्क को उकसाने लगा और वो हार्पून उसके हाथ से छूटकर चला गया जैफर के हाथ में। तो बस उसी के सहारे से फ्री होकर वो पानी में गिर गई, जहाँ पे उसने एकदम करीब से उस शार्क को देखा। शार्क उसकी तरफ आई जरूर, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई। उसके हाथ से खून निकल रहा था उसके बावजूद। जैफर ने देखा कि शार्क के ऊपर भी एक बड़ा सा स्कार था। वो खुद एक सर्वाइवर है इंसानों की, डेंजरस एनिमल्स की। ये देखकर जैफर को और मोटिवेशन मिली, तो हिम्मत करके वो दोबारा बोट के ऊपर चढ़ गई, जहाँ पे उसने हार्पून मारकर टकर को पानी में गिरा दिया और वहां से शार्क उसे मुंह में दबोच कर ले गई। सबसे एपिक टेप बनी खुद टकर की, लेकिन उसके साथ साथ जैफर भी पानी में खिंच गई। तो मोजिस को लगा कि अब वो भी मर जाएगी और खुद मोजिस भी मर जाएगा, लेकिन जैफर दोबारा आई। पास से जा रही बोट को उसने फ्लेयर चलाकर सिग्नल किया और बोट उनकी मदद के लिए वापस आ गई। कुछ इस तरह जैफर ने अपनी और मोजिस दोनों की जान बचा ली और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पिछले 1-2 साल से काफ़ी नए नए आइडियाज़ हम हॉरर के अंदर देख पा रहे हैं। ऐसी फ्रेश मूवीज आ रही हैं जो हैरान कर देती हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। उतनी प्रमोशन इसकी भले नहीं हुई, पर ये कई हाइप्ड मूवीज से अच्छी निकली। हैसी हैरिसन ने जैफर का रोल बहुत अच्छा किया, बल्कि जैफर नाम भी बड़ा खतरनाक है। मूवी की बात हो गई तो साथ साथ हम एक बहुत बड़ा मिथ भी तोड़ देते हैं। हम में से 99% लोगों ने कभी शार्क्स देखी नहीं सामने और ना ही कभी देखेंगे। फिर भी हम सबको पता है कि शार्क्स बहुत खतरनाक होती हैं, एकदम
दानव जैसी होती हैं, इंसानों को चीर फाड़ के खा जाती है। ये बात बच्चे बच्चे को पता है, पर कैसे? जब हमने देखी नहीं तो हमें पता कैसे है? मूवीज और कार्टून से। मूवीज कार्टून्स के अंदर भी हमेशा शार्क को बैड कैरेक्टर दिखाया जाता है, इसलिए बच्चे भी बचपन से ही समझ जाते हैं कि शार्क्स बहुत बुरे जीव हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे बात करें और आंकड़ों को देखें तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाए। एक साल में शार्क्स कितने इंसानों को मारती है? लाखों, हजारों, सैकड़ों? नहीं, 5 से 10 इंसान हर साल। नंबर 10 से नीचे ही है। और वो अटैक्स भी कंफ्यूजन में होते हैं, वरना शार्क्स इंसानों को अपना खाना नहीं समझती। और मच्छर कितने इंसानों की जानें लेते हैं एक साल में? 10 लाख से ज्यादा। कुत्ते एक साल में कितने इंसानों की जानें लेते हैं? 59,000। वो भी छोड़ो, नारियल कितने इंसानों की जान लेते हैं एक साल में? 150। पर मैंने तो अब तक कोई कोकोनट हॉरर मूवी नहीं देखी, तो साल में 10 से कम जाने लेने के बावजूद भी शार्क्स खूंखार दरिंदे कैसे बन गए? उनके लुक्स की वजह से। डरावने दांत, बड़ा आकार, जिन्हें देखकर इंसान वैसे डर जाते हैं, तो उनके लुक्स का यूज करके उन्हें विलन घोषित कर दिया गया मूवीज के जरिए, और आज तक भी वही चल रहा है। साल की सैकड़ों मूवीज आती हैं किलर शार्क्स के ऊपर, जबकि असल में शार्क्स तो किलर है ही नहीं। फिर किलर है कौन? सिक्के को उल्टा करके देखोगे तो पता चल जाएगा। शार्क्स एक साल में 10 इंसानों को मारती है, लेकिन इंसान एक साल में कितनी शार्क्स को मारता है? 10 करोड़। एक इंसान के बदले 1 करोड़ शार्क्स। लेकिन डेंजरस एनिमल्स इंसान नहीं है, शार्क्स हैं। शार्क्स की ये विलन वाली छवि बनाकर इस हद तक शार्क्स को मारा जा रहा है कि पिछले 50 सालों के अंदर 70% शार्क्स इस धरती से खत्म हो चुकी हैं, या कहूं कि इंसानों ने कर दी हैं। सिर्फ 30% आबादी बची है, जिनमें से कई स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं। पर विलन कौन है? हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में भी इस सच के बारे में कहीं भी अवेयरनेस देखने को नहीं मिलती। ये काम आज भी वैसे ही चल रहा है, और ये बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है। जो आप बाहर के देशों में शार्क्स को मारने वाले कॉन्टेस्ट देखते हो, जिनमें आदमी अपने से बड़ी शार्क को मारकर उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं खुद को बड़ा पावरफुल समझ के, वो तो आइसबर्ग का टिप भी नहीं है। बड़े बड़े जहाजों में शार्क्स को पकड़ा जाता है और आगे सप्लाई किया जाता है। ये बहुत ही बड़े लेवल की तस्करी है। इतने बड़े जीव को मारा जाता है सिर्फ उसके फिन के लिए। फिन ही पहचाने शार्क्स की मूवीज वगैरह में, उसी के लिए शार्क्स डेली मरती हैं। कुछ एशियाई देशों में शार्क के फिन का सूप बनता है, जो बड़ा महंगा बिकता है। सिर्फ उसके लिए शार्क्स को मिटा दिया गया है। बाकी बॉडी का भी यूज होता है, पर मेन है फिन। और ये एशियाई देश कौन से हैं वो आप समझ ही गए होंगे। अब आप कहोगे कि फिन में कुछ गजब का टेस्ट होता होगा, तभी तो इतना महंगा बिक रहा है। और आपको बता दूं कि फिन सूप एकदम टेस्टलेस होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। फिर आप कहोगे कि टेस्ट नहीं होता तो हेल्थ बेनिफिट होते होंगे, लेकिन उसमें 0 हेल्थ बेनिफिट होते हैं। फिर लोग वो सूप पीते क्यों हैं और इतना महंगा क्यों बिकता है? क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। उसे पी के ये जताया जाता है कि मैं एक ऊंचे पायदान पर हूँ। डिमांड इतनी है कि मार्केट में फेक सूप भी आ चुका है, जिसमें फिन डलता ही नहीं, और उसे पीकर कोई बता भी नहीं सकता कि ये नकली है या फिर असली। क्योंकि जब किसी चीज का कोई टेस्ट ही नहीं है तो कैसे बताएंगे? इस पूरे कारोबार को एक्सपोज करना तो दूर की बात है, इसके बारे में बोलना भी मुश्किल है। और ज्यादा जानना चाहते हो तो इलाई रॉथ की डॉक्यूमेंट्री देख लेना फिन, आंखें खुली रह जाएंगी। क्या कुछ इस दुनिया में चल रहा है। शार्क्स इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जहाँ से भी शार्क्स खत्म हुई है, वहाँ का पानी सड़ चुका है, काई लग गई है। यानी शार्क्स को खत्म करना खुद इंसानों के लिए हानिकारक है, पर लोग समझ नहीं रहे, ना ही इस बारे में कोई अवेयरनेस फैला रहा है। अब भी 36 मूवीज देख लेना इसी साल में आती हुई। शार्क्स को डिमोनाइज करके अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, और आज आप सब इस बारे में अवेयर हो चुके हो। अब आगे आपका काम है, जहां भी कोई ऐसी बात करता दिखे उसी टाइम उसे टोको और बोलो कि पहले गूगल करके देख। इस मिथ को खत्म कर दो उसी टाइम। अब हाई टाइम है, इस बारे में बात होनी चाहिए। डेंजरस एनिमल्स अपना विक्टिम पनाई नहीं छोड़ रहे। अब आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और जिसे भी कुछ नया जानने को मिला है वो कमेंट करके जरूर बताना। पता चलना चाहिए कौन कौन इस भ्रम में जी रहा था। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस चैनल के बारे में भी थोड़ी अवेयरनेस फैले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।